जिस वक्त हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों का जो नाटका बंद किया हुआ है, जो ज़िंदगियां अजाब कर दी हैं और मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में घेरते चले जा रहे हैं और गिराते चले जा रहे हैं, इसके खात्मे से, इसके निजात के लिए हमें एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने इन दोस्तों को आज वेलकम भी करता हूँ। इंशाअल्लाह ईद से कबल हम अपना सारा होमवर्क कर लेंगे और ईद के फ़ौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो APC होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। मजदूर, किसान, नौजवान जो डिग्रियां लेकर बाहर निकल रहे हैं आज वो परेशान है, लेकिन इस हुकूमत का सिर्फ इंतकामी एजेंडा है जिसके साथ ये मुल्क की शराजा बखेर रही है। इन हालात में ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। सबसे पहले आज का जो बड़ा सवाल है उसकी बात करेंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन फिर एक्टिव हो गई है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और आज लाहौर में नून लीग के वक्त ने बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के बाद कमर जमान कायरा साहब और एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से बातचीत की। गवर्नमेंट पर उन्होंने शदीद तनकीद की और ये बताया है कि अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए। दोनों जमातों ने ये इत्तफाक किया है कि ईद के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें एक मुश्तरका लाहेअमल तैयार किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि ऑपोजिशन में राब्तों के लिए रहबर कमेटी बनी, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी भी सामने आई, ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद बना, APC भी हुई। फिर हमने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर ऑपोजिशन के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना भी हुआ। मार्च में गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला भी आया। बजट के बाद भी गवर्नमेंट को घर भेजने के ऐलानात किए गए। कुछ दिन पहले तक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की बातें भी होती रही, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी जगह पर कायम है, सिर्फ सियासत ही देखने को मिली है। अब ऑपोजिशन ने हुकूमत के खात्मे के लिए अगस्त का टाइम दे दिया है, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने यह कहा है कि ऑपोजिशन की उठक बैठक से गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि बहुत बार ऑपोजिशन इकट्ठी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाई। अब इस बार जो कहा जा रहा है कि अगस्त में वक्त दे दिया गया गवर्नमेंट के खात्मे का, इस बार ऑपोजिशन की मुतहरिक होने की वजह आपके ख्याल में क्या है? और जिस वजह से मुतहरिक हो रहे हैं, अगर समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ है तो ये अपने मकासद को हासिल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि अपोजिशन अगर मुतहरिक ना हो तो फिर क्या करे, कुछ तो उन्हें भी करना है ना। तो कोरोना की वजह से 4-5 माह से सारे ही घरों में बैठे हुए हैं, तो अब उनका ख्याल है कि थोड़ा बहुत तो हम भी शोर करें, कोई लोगों को पता चले कि हम भी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि हुकूमत को गिराने वाली या गिरा पाएंगे, ये तो मैं नहीं समझता। हालात इस तरह के हैं, अपोजिशन ख़ुद अपने आप को, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपोजिशन के अंदर जो जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, उनके लोगों में मायूसी आ रही है। उनके MNAs MPAs वो मायूस हो रहे हैं कि ये क्या है, और जो उनके वोटर हैं वो भी मायूस हो रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चीज़ों के हवाले से जो हुकूमत को डिलीवर करना था बिलाशुबा हुकूमत वो डिलीवर नहीं कर पाई है, लोगों को इत्मीनान नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी बिल्कुल मुतमईन बैठी हुई है, पता नहीं किस इंतज़ार में। तो थोड़ी बहुत हरकत तो होगी, हरकत करेंगे। दो साल का अरसा गुजर गया मौजूदा हुकूमत को, और महंगाई का बढ़ना और मसाइल बहुत सारे हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी कहा कुछ ना कुछ हम भी करें, ताकि हो सकता है कि हुकूमत जो है और गलतियाँ कर ले इसमें, तो उनके लिए कोई रास्ता बने। लेकिन फ़िलहाल हमें हुकूमत गिरती और जाती नज़र तो नहीं आती है। सही जी। अयाज साहब, मसाइल तो बहुत हैं, गवर्नमेंट बड़ी जगह लगती है कि फ़ेल हो गई है, लेकिन ऑपोजिशन का जो एजेंडा है आप समझते हैं वो कामयाब होंगे? देखिए, एक बात तो एहसन इकबाल ने ठीक की कि ये जो कोरोना है इसने ज़ाहिर है हालात ख़ासे चेंज किए हैं। वो जो तहरीक चलने की बात हो रही थी, कोरोना ना आता तो आज हालात शायद डिफरेंट होते, इससे बहुत पहले आपको ऑपोजिशन मुतहरक नज़र आ जाती। अब अगस्त में जाके APC होनी है, उसके बाद ज़ाहिर है उसके बाद फ़ैसले होंगे
फिर एक मोमेंटम बनने में टाइम लगा करता है किसी भी तहरीक को, अगर कोई तहरीक चलानी भी है ऑपोजिशन ने। तो वो दिसंबर तक अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड जी। उसके बाद फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ज़ाहिर है फिर टाइम इतना नहीं रह जाएगा, साल 1.5 साल ही गवर्नमेंट के पास रह जाता होता है वो डिलीवर करने के लिए। उस वक्त अपोजिशन भी ये चाह रही होती है कि अच्छा अगर ये अपोजिशन समझ रही है कि ये तो डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, पहले दिन से वो कहते हैं कि जी इमरान खान और उनकी टीम नालायक है, नाअहल है, ये डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर वो सूट करता है उनको कि वो सिस्टम चलता रहे। हाँ, अगर दिसंबर के बाद किसी स्टेज पे हुकूमत गिरानी है तो फिर उसका एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ तोड़ दें या उन्हें मजबूर कर दिया जाए कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें। और वो जो नेशनल गवर्नमेंट की भी बातें होती हैं और भी बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ, कुछ तख़य्युलाती कॉलम आते हैं उस पर बहुत सीरियस हो जाते हैं लोग कि पता नहीं अब ये वाकई होने जा रहा है। उससे बहरहाल एक चीज़ मुझे हौसला ज़रूर देती है कि प्रिंट मीडियम की आज भी अहमियत बहुत ज़्यादा है और उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के जो बात करते हैं ये इतनी देर पा नहीं होती, लिखे हुए लफ्ज़ की हुर्मत ज़्यादा होती है। चूँकि मेरा और चौधरी साहब का ताल्लुक इस वक्त भी अखबार से ज़्यादा है, इसलिए हम खुश होते हैं कि अगर इस हवाले से कोई बात हो। मुझे भी फौरी तौर पे तो कोई इस तरह का खतरा नज़र नहीं आ रहा। जी आमिर साहब, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो अब इस वक्त एक्टिव नज़र आते हैं, जब ये मोमेंटम बन जाता है, पहले भी हमने देखा वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, अब आपको लग रहा है कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा और गवर्नमेंट को जो अचीव करना चाहती है ऑपोजिशन वो कर पाएगी या नहीं? शहबाज शरीफ साहब कहाँ मुतारिक है मुझे तो नहीं पता, ये आप कह रही हैं तो ये खबर है। और दूसरी बात यह है कि जो भी तहरीक चलनी है वो अक्टूबर में चलेगी और मौलाना फजलुर रहमान उसे चलाएंगे, ये आप जहन में रख लें। ज़ाहिर हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब का तो उनके साथ बड़ा ही कल्बी ताल्लुक़ भी है और दूर का ताल्लुक़ भी है, क्योंकि मामलात ख़राब भी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर की तहरीक तो तैयार हो रही है और ये सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं ना दाएँ बाएँ, ये कुछ और इशूज़ हैं, कुछ और बातें हो रही हैं बैठ के, कुछ और दिखाने के लिए हो रहा है। और मैं तो आज बात करूंगा ख्वाजा साद रफीक के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो चीफ जस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है ना, वो नैब के चेयरमैन को पढ़ना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि ये उनके लिए शर्म की बात है जो प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं, एंड पे सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं, पैमरा के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं कि हमारे खिलाफ बात की तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आप इंसानी हकूक़ की पामाली करते हैं, अज़मत इंसान की तौहीन करते हैं। ख्वाजा साद रफीक के केस में दीवानी मुकदमे में आपने कानून से बढ़ के जाके गलत काम किया। एक केस कहीं और सिविल अदालत में था, उसे उठा के बनाया। 87 पेज में उन्होंने नैब की जो डीजी नैब लाहौर पे ख़ास तौर पे और फिर चेयरमैन नैब जब उनके लिए वारंट पे दस्तखत करते हैं, तो इन दोनों को अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि सियासी मुखालफत की बिना पे नैब का इदारा बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई कितना ही ताकतवर हो उसे कानून और आइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। असल सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी यही है कि जब आप बैठे और आप लोगों के साथ, वो साद रफीक भी मौजूद है जो 16 महीने जेल काट के आया और उसका केस बनता नहीं था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के केस में बता दिया। बिल्कुल इसी तरह शहबाज शरीफ का और फवाद हसन फवाद का जो केस था आशियाना का दूसरा पार्ट, ये तो था ना इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के केसों में फैसले लिख दिए, लेकिन नैब पीछे नहीं हट रहा। वही ढाक के तीन पात के सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाना, इसलिए लोग भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलता है कि आपकी कौन सी कल सीधी है, आपकी कल कहां से खींची जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ को जवाब देना पड़ेगा कि पहले नून और पीपल्स पार्टी मुजरिमाना तौर पे पहले नैब के कानून पे फैसला नहीं कर सकी, फिर इनके तमाम लीडर्स बारी बारी जेलों की यात्रा कर चुके, आज भी इनमें हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज एक तफसीली फैसले में पूरी लिख दिया हिस्ट्री के नैब किस तरीके से 2 नंबरी कर रहा है। ठीक जी, फैसल साहब। ये तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो फैसला है बहुत ही तारीखी है, जो नैब के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, जो नैब की सरगर्मी है। सवाल लेकिन बेहतर ये होता है कि इस फैसले इस बार मुतहरिक होने की वजह क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बेहतर ये होता है, एक जुमला मुझे बोल दूं कि जो नैब के अफसरान इस तरह के केसेस बना रहे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये जो रिवायतें कायम होती चली जा रही हैं, इन रिवायतों को नहीं तोड़ा जा सकेगा। देखिए, जहाँ तक आपका जो बुनियादी सवाल है कि अपोजिशन के हवाले से, तो ये अपोजिशन से तो ये कुछ भी नहीं होगा, ना ये कुछ करना चाहती है, ना ये कुछ कर सकती है। ये APC बुलाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इनकी वो जो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, इनके हाथ में भी स्क्रिप्ट है, इनके दामन में इतने दाग हैं, इतने सुराग हैं कि इनसे कुछ उसी से डरे हुए, उसी से सहमे में खौफजदा अपोजिशन है। जिस तरह ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकती इस कौम को, इसी तरह ये मौजूदा जो अपोजिशन है ये भी कुछ नहीं कर सकती मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। ये सिर्फ APC से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इनमें तो इतना दम नहीं था जब मौलाना फजलुर रहमान, अभी आमिर साहब जी कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब लाहौर गए थे तो नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात करने से भी जो है वो इनकार कर दिया था, मुलाकात भी नहीं की थी। वो फोन करते रहे, मैं मिलने के लिए आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं मिलना भाई, मैं तुमसे क्यों नहीं मिलना, किसी को खुश करना मकसद था ना, किसी को बताना मकसद था ना कि हम भी आपके फरमादार बच्चे हैं। तो अभी अपोजिशन की ये भी जो तहरीक, फैसल वो बीमार थे, उन्होंने बाहर जाना था यार, इस तरह ना करो। बाकी सारी वो सियासी मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन वो फजलुर रहमान साहब से मिलने के वो तैयार नहीं हुए। किसी को बहरहाल मैसेज देना, ये अभी ये APC भी बुलाएंगे, ये भी इनको किसी को पैगाम देना होगा कि हम भी आपके लिए जो है ज्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट दे सकते हैं, ज्यादा बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। इस अपोजिशन से ये तवक्का करना कि ये हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला देगी और इस अपोजिशन की तहरीक की रोशनी में जो है या जद्दोजहद के नतीजे में कोई मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, सयाज साहब ने तो डेट भी दे दी दिसंबर में हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। ना ये तहरीक चलाएंगे, ना जद्दोजहद करेंगे, ये सिर्फ डील करेंगे हमें बचा लो। इनसे ज्यादा तो जो है हमारे आमिर भाई जो ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इनको चाहिए थोड़ा बहुत इनसे सीख लें किस तरह जो है वो मेहनत करनी है। फैसल मैंने ये नहीं कहा दिसंबर में हो जाएगी, मैंने कहा हो सकता था, अगर ये तो दिसंबर के बाद चांस खत्म हो जाएगा, उसका भी मिड टर्म मिलेगा। जी ये जो फरमा रहे थे ना, सॉरी मैं छोटी सी बात कर दूं। जी आमिर साहब, फैसल साहब फरमा रहे थे ना कि नैब अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चूंकि बात करने से पहले चेक होना चाहिए कि इनको सुपर लॉ ऑर्डिनेंस में नैब अफसरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, तो जो इनके बड़े हैं उनके ऊपर तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अफसर इसीलिए बच जाते हैं और होगा यही कि ये सारा तहफ़्फ़ुज़ भी सुप्रीम कोर्ट उड़ाएगी, एक वक्त आएगा। ये पार्लियामेंटेरियन नहीं कर सकते फैसले। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ, बात यह है कि जो फैसल बात कर रहे हैं काफ़ी हद तक उस बात में वजन है। वजन इसलिए है कि अपोजिशन के हाथ साफ नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ उनमें उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, और ये जो ज़्यादा मुतहरक हो रहे हैं मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है कि आई थिंक 30 डेज में या 3 मंथ्स के अंदर तमाम केसेस का डिसीजन करना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को और ज़्यादा बना रहे हैं। दिस इज़ अ बिग सोर्ड हैंगिंग ऑन देम, क्योंकि इससे ये होगा कि अब इनको नज़र आ रहा है कि क्योंकि इनके पे केस जो जल्दी चलेंगे, चाहे जिसकी बेल है उसका केस भी चलेगा और 2-3 महीने में डिसाइड हो जाएगा, तो इसलिए हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे कि ये जिस तरीके से अब ये मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान लास्ट टाइम भी फेल हुए थे, अभी भी आज भी देखेंगे बिलावल भुट्टो जैसे शहबाज शरीफ साहब नहीं मिले हैं, और ये बिल्कुल नाकाम हो जाएगी इस वक्त इन एनवायरनमेंट में जब मुआशी हालात मुल्क के कैसे हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 2 कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, फिर इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं, कश्मीर की सिचुएशन है। आई थिंक जो पार्टी भी आती है उसको 5 साल देने चाहिए ताकि वो आवाम को जवाब दे कि यस दे कुड डिलीवर और दे कुड नॉट डिलीवर देयर मैनिफेस्टो, फिर उसको हक है कि दूसरी पार्टी आए और ये पार्टी चली जाए। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, आई थिंक वो उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, और ये इट्स अ गुड आई ओपनर फॉर इनके लिए, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के चेयरमैन के लिए, कि जब भी केस बनाया जाए मेरिट पे करें, और अभी भी जितने इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, कोई भी हो उसके खिलाफ ना पॉलिटिकल केस होना चाहिए ऐसे, और ना ही उसको आप खामखा विक्टिमाइज करना चाहिए। अभी 3 महीने में जिसके केस हैं, आई एम श्योर के अभी वो ऑर्डर भी आ जाएंगे, डेट वाइज 2-2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर भी करेगा, तो उसमें पता चल जाएगा क्या होता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉपर्ली इतना इफेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक जी, लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें हमें तज़िया करते हुए जो मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये हैं कि इस हुकूमत को अब 2 साल होने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो हुकूमत के पास वक़्त कम होता है, और वो वक़्त आगे अगले इलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते अपोजिशन ने भी अपने आप को एक
बताना होता है अपने वोटर्स को कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो तवक्कुआत, मुझे जो लगता है जो तवक्कुआत इमरान खान साहब से लगाई गई थी, उनको जो लाने वाले थे वो शायद उस तरीके से, उस मेयार पे, जिस सतह पे वो चाहते थे, वो शायद वो तवक्कुआत ताहाल पूरी नहीं हो सकी। ठीक, वो कोशिश की गई कि कोई माहिरीन से, मावनीन के ज़रिए इस हुकूमत का जो इंटरनेशनल इमेज है, बारगेन की जो पोजीशन है माली हालात के लिए, वो उसको दुरुस्त किया जाए, तो वो भी उस तरह रिज़ल्ट मेरा ख्याल है सामने नहीं आ रहे। और दूसरी बात, जो इमरान खान साहब की जो उनके जो नाक और कान हैं, मेरा ख्याल है कि वो सिचुएशन उन तक सही तरीके से पहुंचाई नहीं जा रही और उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो किस कदर गैर मकबूल हो चुके हैं और उनकी जो हुकूमत जो है वो किस कदर नाकाम है एक कॉमन मैन की नज़रों में। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके, तबाह हो गए, लोग बेरोज़गारी अपनी इंतहाओं पे पहुंच गई, सफ़ेद पोश तबका एक किस्म का भीख मांगने के ऊपर आ गया और मुलाजम पेशा तबका जो है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी तंग हो गई, अद्वियात की कीमतें बहुत महंगी हो गई। उन्होंने उनको जो बावर कराया जा रहा है, जो लोग उनको बता रहे हैं कि जी हमने 12,000 रुपये दे दिए, हमने ये कह दिया, तो एक किस्म की मुझे ये लगता है कि जैसे इमरान खान जो है वो एक कैद हुए हुए हैं एक खास एटमॉस्फेयर से। उस कैद माहौल में उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनके ऊपर क्या एक मुश्किल आने वाली है, बल्कि वो आ चुकी है। मसला ये नहीं है कि वो हुकूमत 5 साल पूरी कर जाए, 5 साल तो पूरी कर ही जाएगी, लेकिन वो जंग हारे हुए हैं। ये उनको नज़र नहीं आ रहा कि वो जंग हारे हुए हैं। आज जो मुश्किलात अपोजिशन पे नज़र आ रही हैं, जो करप्शन का जो बयानिया था, वो बयानिया दम तोड़ चुका है। उन्हें इस चीज का एहसास होना चाहिए। अब उनके खिलाफ एक महाज बन रहा है, ठीक है, उनकी नाहली, वो अब उनकी नाहली का महाज बन रहा है, ठीक है। वोटर को ये बावर कराया जा रहा है कि ये नाहल है, ये काम करने के काबिल नहीं है, तो यही उनके लिए एक चार्जशीट है। और आने वाला वक्त वो अल्लाह ताला, मैं तो ये उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो एक इज्जत से इक़्तिदार से चले जाएं, वो ना हो कि उन्हें भी जेलें और कह दें और अपना हिसाब देना पड़ जाए। यही अपोजिशन के मुतहर्रक होने की वजह है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम तेज करना। बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वक्त इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। बहरहाल दीगर एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा कि टीम में बार बार तब्दीलियां, आखिर वजीर आजम का गेम प्लान है क्या? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। शरीयत रखने वाले और परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर से ना सिर्फ इस्तीफा लिया जाए बल्कि इनका नाम ECL में डाला जाए। ये थे नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, जिन्होंने ये मुतालबा किया कि दोहरी शहरियत वाले मोमिनीन खुसूसी से इस्तीफ़ा लिया जाए और उनके नाम ECL में डाले जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीरों और मोमिनीन खुसूसी के असासे ज़ाहिर कर दिए गए हैं, जिनमें तकरीबन 4 अफराद की दोहरी शहरियत और 3 गैर मुल्की रिहायशी बताए गए हैं। उनमें कुछ मोमिन खुसूसी अपनी दोहरी शहरियत की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इन दोहरी शहरियत वाले अफराद को सिक्योरिटी रिस्क कह रही है। साथ ही हम अगर बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे पंजाब की, तो अखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर असद खोकर को फारिग कर दिया गया है। साउथ कमिश्नर लाहौर समेत 2 सीनियर अफसरान भी कमिश्नर के साथ तब्दील कर दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कप्तान ने तब्दीली के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए अपनी टीम में कई बार तब्दीलियां की हैं। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है कि टीम में बार बार तब्दीलियां, आखिर वज़ीर आज़म का गेम प्लान है क्या? अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। बार बार तब्दीलियों से आप समझते हैं जो इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाहते हैं वो मुमकिन हो सकेगी, या कोई और उनका मकसद हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से मुल्क चलाना? अच्छा, एक तो आपने कहा पहला नहीं, ये दूसरा सवाल है। बड़ा सवाल बड़ा ही है, लेकिन दूसरा ठीक हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब बिल्कुल जैसे क्रिकेट में किया करते थे ना, जब कप्तान हुआ करते थे कौमी क्रिकेट टीम के, वो बार बार तब्दीलियाँ करके उसमें कॉम्बिनेशन ज़ाहिर है ट्राई करने पड़ते हैं मुख्तलिफ, कि ये नहीं चल रहा तो चलो इसके साथ एक और प्लेयर ले आते हैं, या 2 तब्दीलियां कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। वो बिल्कुल पंजाब में तो कम से कम यही कर रहे हैं वो पहले दिन से, कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन शायद बन जाए और वो डिलीवर कर दे और हम मैच जीत जाए। लेकिन ये इस तरह नहीं हुआ करता।
वो कहते हैं ना कि आपने जितनी बातें की हुई थी दूसरों के बारे में, आप अगर सोच समझ के फैसले कर रहे होते, एक ही दफ़ा अच्छी टीम बना देते, तो अभी तक विक्ट्री आ रही होती मुसलसल, आप मैचेस जीत रहे होते। इस तरह तब्दीलियों से मैच नहीं जीता जा सकता। जी ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अब इमरान खान ने चले एडमेंट है कि मैंने गुलजार साहब को कंटिन्यू कराने हैं, लाइक वाइज टीम सिलेक्शन से पहले दे मस्ट बी वेरीफाइड उनके पोटेंशियल्स, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका करैक्टर, उनकी करैक्टर बिल्डिंग, एवरीथिंग शुड बी चेक्ड अप, ताकि जब आप हुकूमत देते हैं, इनको वैकेंसी देते हैं, लेट हिम वर्क फॉर 2-3 साल के लिए, देन सी हाउ ही इज डिलीवरिंग। अगर हम रोज़ाना इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ बैड इम्प्रेशन ऑफ गवर्नेंस की हम बात करते हैं। लेकिन गवर्नेंस जो होती है ना, ये बेसिकली होती है 4 चीज़ें हुकूमत चलाने के लिए। गुड गवर्नेंस है, फिर उसके बाद मेरिट है, नो करप्शन और करप्शन और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये चीज़ों को अगर हम ख्याल करेंगे तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ये चीज़ चलेगी और उसकी परफॉर्मेंस भी नजर आएगी। जी आमिर साहब। शौकत अजीज़ जब वज़ीर आज़म बने ना, तो उनके यहाँ कामयाबी का असूल था कि जी वो लेके आएँ और डिजिटल जो है ना आप दिखाएं, ये ब्रिगेडियर साहब जो भी कह रहे थे ना, गवर्नेंस, ये किताबी इशूज़ हैं भाई। ना तो ये मुल्क खेल है कि आप इसके अंदर इस तरीके से पंजाब या मुल्क के फ़ैसले करें, ये क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान है, जहाँ पंजाब की हालत ये है कि इन पहली 2 सेमाइयाँ मिला के 6 महीने में 1 रुपया डेवलपमेंट के लिए इनके पास नहीं है। गेम प्लान क्या होना है? मतलब रोज़ मुख्तलिफ खबरें अब वो लोग दे रहे हैं। मतलब DC जेलम पे इल्ज़ाम आ चुका, आप देखें प्राइम मिनिस्टर खुद गए और गुस्से में कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज को उठा के इस्लामाबाद फेंक दिया। उनको 5 दिन हुए थे लगे हुए, क्योंकि इनको पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने बदला था। वहाँ कौन है जो ऐसी गेम कर रहा है? ना प्राइम मिनिस्टर की चल रही है, जबकि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि बुजदार चले, जिसको वो चलाएं। वहाँ पे गेम क्या हो रही है, ये कुछ दिनों में सब चीज़ें आएंगी और ऑडियो कैसेट्स आएंगी कि पैसे कैसे कौन ले रहा है। ठीक है, वो कहते हैं जी वो टीका लगवाए, अब एक मशहूर हो गया है कि किन्ने का टीका लगा है। यहाँ पे ऐसे काम नहीं चल सकता। ये पंजाब पूरे पाकिस्तान को लेके चलता है। अगर मईशत में कराची टैक्स दे के चलाता है तो ओवरऑल इशारिये पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान के गिने जाते हैं, तो पंजाब अगर अकेला डेवलप कर रहा हो तो सारे पाकिस्तान के इशारिये नजर आते हैं कि जी आपने कोई ग्रोथ रेट दिखाया है। आपने वहां से ही जीरो कर दिया है। जहां 12 साल से लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कमाल ही किया ना, तबाही कर दी है सिंध के अंदर। आप आए थे तब्दीली की लेके, आप बताएं कि प्लान क्या है? प्लान तो कुछ है ही नहीं। डे बाई डे आप काम कर रहे हैं, अच्छा इसको वहां कर दो, यहां कर दो, ऐसे नहीं हुआ करता। ना आप अफसरों पे ट्रस्ट करते हैं, ना आप वजीरों पे ट्रस्ट करते हैं। एक छोटी सी बात इसमें आपने पूछी, भाई हमें किसी मामले खुसूसी पे एतराज नहीं। इशू ये है कि इमरान खान साहब की तकरीरें हैं दोहरी शहरियत वालों को काबीना में रखने के खिलाफ। अब इशू सिर्फ उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना है कि कानून साजी में तो सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी कि आप हिस्सा नहीं ले सकते, दोहरी शहरियत वाले सेनेटर और मेंबर कौमी असेंबली नहीं बन सकते, लेकिन फैसला साजी में आप कैबिनेट में बैठ के कराते हैं, जहां से फैसले होके कानून साजी होने जाती है। ये वो सवाल है जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है और उन्हें जवाब देना होगा। जी हाफिज ताहिर साहब। बात यह है कि ये तो बड़ा लतीफ़ा नज़र आता है कि 2 दिन पहले एक अफसर लगाएं फिर आप बदल दें, या लगाने वाले नाअहल हैं या हटाने वाले, दोनों में से किसी एक के बारे में तो आपको सोचना होगा ना। लेकिन अगर ये बात बहरहाल एक जगह कहीं ना कहीं तो माननी होगी कि ये जो हटाया गया, अगर ये इसलिए हटाया गया कि इसमें टेबल के नीचे बहुत सारी चीज़ें थी तो फिर तो शाबाश देनी चाहिए, लेकिन सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए ना जिन्होंने लगाया था। तो अगर उन्होंने गलत लगाया थे तो उनकी सज़ा भी नज़र आनी चाहिए। ये एक बड़ा अजीब सा है। अब ये दूसरा जो गैर मुल्की मामलात हमने देख रहे हैं कि जी गैर मुल्की हमारे एडवाइज़र साहिबान हैं, वो अजीब है जी, वो कैबिनेट मेंबर नहीं है, स्पेशल तौर पे बुलाए जाते हैं। भाई किस इजलास में वो नहीं थे? वो तो ऐसा लगता है कि मुल्क डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक साहब हैं जो एक मुशीर साहब हैं और सबको पता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों की तरफ तो तवज्जो देनी होगी। जो वो कहते रहे, हम नहीं कहते हमारे कहने पे अमल करें या अपोजिशन के कहने पे अमल करें, लेकिन वो जो खुद कहते रहे उस पर अमल करें। यहाँ मुईद यूसुफ जैसे बेचारे जो अच्छे भले अपने कामों पर थे वो भी अब खवारी काट रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी नहीं हम तो, हालांकि वो बेहतरीन अपना काम कर रहे थे जहाँ पर वो थे। तो ये सारे मामले में बहरहाल इस कन्फ्यूजन से कौम को भी बाहर निकालें, खुद भी बाहर निकलें।
गैर मुल्कियों को जो पाकिस्तानी हैं अगर आपने उनको रखना है तो फिर उनको पार्लियामेंट में भी ले आए, फिर खाली एडवाइज़र रखने से क्या फ़ायदा, फिर उनको पार्लियामेंट में भी आने दे। तो मैं समझता हूँ कि कौल और फेल का तजाद और माजी और हाल, इसको देखते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसी खान साहब को बनानी होगी अपनी। बिल्कुल सही जी। लतीफ़ चौधरी साहब देखें जी, इसमें मुझे तो ये लगता है कि ये जो हुक्मरान इस वक्त क्लास है ना, ये वो है जो जिनके बारे में वो कहा जाता है ना कि ये छोटी आस्तीन की वो जो है ना वो घेरे की जीन पहनते हैं फटी हुई, वो फैशन होता है इनका, घुटने नज़र आ रहे जहाँ से, और वो गिटार इनके हाथ में होती है। एक तरफ तो ये होता है और दूसरी तरफ ही ये एक बड़े पक्के किस्म के बड़े रासुल अकीदा मुसलमान भी बनने की कोशिश करते हैं। तो एक कंफ्यूज एक जहन है जो वेस्टर्न और मौजूदा चीज़ को साथ लेके चलने की कोशिश करता है, और वही हमें पॉलिसी नज़र आती है। आपने कहा गेम प्लान क्या है, गेम प्लान उनका सिवाय इंफॉर्मेशन के और कुछ नहीं है कि उनको जो जाके कोई कान में बात करता है। ये दोनों अफसर जो हटाए गए हैं इनके बारे में आमतौर पे जो कहा यह जा रहा है कि ये बुज़दार साहब की ही चॉइस थे, उनके ही बंदे थे जो पहले वालों को उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया था। अब उनसे गलतियाँ के तो ज़ाहिर है जो काम करता है गलती भी होती है, तो अब उनसे गलतियाँ हुई हैं। कोई ये जो नया रिवर सिटी के हवाले से कुछ बातें इसके बारे में कही जा रही हैं तो वो उनको उन्होंने हटा दिया। तो उनको हटाने से मतलब यही लिया जाता है कि शायद बुज़दार साहब पे थोड़ा सा उन्होंने सख्ती दिखाने की कोशिश की है। कई एमपीज़ को उन्होंने बुलाया भी है कि उनसे मुलाकात करनी है, उनमें ये असद खोखर भी शामिल है जिनको उन्होंने वहाँ बुलाया, इनसे भी मुलाकात करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि असद खोखर पर्ची के जरिए आए थे, अब वो पर्ची खत्म हो गई है, तो लिहाजा वो पहले भी उनको नहीं चाहते थे, वो नहीं करना चाहते। तो इमरान खान का गेम प्लान दुआ ये है कि मेरी और आपकी जो आवाम है ना, इनकी चीखें क्यों नहीं बुलंदी ज्यादा हो रही। तो अब तो हम तो वैसे ही भूख के मारे, हमारे तो आवाज नहीं निकलती, चीखें कितनी का और निकलवानी है। यही गेम प्लान जी। फैसल साहब, ये फैसल साहब निकालेंगे। फैसल साहब इनमें एनर्जी है। इमरान खान का जो पहला इम्तिहान था वही उनका फाइनल इम्तिहान था जिसमें उनकी बसीरत को, फ़हम को, विजन को, सलाहियत को, ज़हनी सतह को जो है नापा जा सकता था। वो उनकी टीम का तयन था कि वो जो टीम का जो तयन करेंगे वही उनकी जो है हुकूमत की सिमत का, हुकूमत की जो कारकर्दगी का, वो सब का निसार उनके इस फैसले के ऊपर था जो टीम का तयन करेंगे। इमरान खान रोज़े अव्वल से जो है वो अपने पहले इम्तिहान में जो है वो नाकाम हो गए। उन्होंने जो टीम का तयन किया वो टीम ही इनको जो है वो लेके डूब गई। अच्छा, अब मसला ये नहीं दोहरी शहरियत का, सिर्फ दोहरी शहरियत का, अगर इनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं होती है, अमेरिका के शहरी होते, अमेरिकन नहीं होते, इवन के इसराइली होते, अगर ये कुछ डिलीवर कर रहे होते इस कौम को तो हम इनको भी कबूल कर लेते। भाई डिलीवर कर रहे हैं, अमेरिकन कर रहा है, लंदन का कर रहा है, सिंगापुरी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, इनके पास तो डिलीवरी कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ दोहरी शहरियत नहीं है, इनके सारे असासे भी मुल्क से बाहर हैं, इनके सारी जायदादें भी मुल्क से बाहर हैं, इनके कारोबार भी जो है मुल्क से बाहर हैं, तो इनका तो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। तो ये हमारे और आपके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए बैठ गए वजीर खजाना, मुशीर खजाना। इनके तो पाकिस्तान के अकाउंट में कितने पैसे हैं चेक तो करें ना कि इनके अकाउंट में पाकिस्तान में पैसे कितने, हर चीज इनकी पाकिस्तान से बाहर है। ये हमारे मुल्क का, ये हमारे नसीब का, हमारी नस्लों का ये फैसला कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें यार, बस इतनी लावारिस कौम को समझा हुआ है आपने कि कैसे कैसे लोगों को आपने बिठा दिया। एक आखिरी बात, आप एक्शन प्लान की जो बात कर रही है इमरान खान की, एक आखिरी जुमला बोल देना, एक वाहिद एक्शन प्लान इमरान खान का था, मैं किसी कीमत पे इस मुल्क का वजीर आजम बन जाऊं, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ किया। बाकी इसके अलावा उनके ना आगे कोई सोच है ना कोई विजन है, उनका टारगेट पूरा हो गया, ये टारगेट था उनका। बाकी सही जी, बिल्कुल राय जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल आज हम रखते हैं कि कोविड-19 में पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए क्या करना होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैं समझता हूं कि रोशन पाकिस्तान के लिए आज का जो सेहतमंद बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। हम सबको चाहिए कि पोलियो वैक्सीन के वर्कर्स जब आपके घर की दहलीज पे आए तो आप उनको खुशामदीद कहें और अपने 5 साल से छोटे बच्चों को 2 कतरे वैक्सीन के लाजमी पिलाएं।
मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है जो 5 रोज तक जारी रहेगी। कोरोना की वबा भी है लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हेल्थ वर्कर्स पूरे SOPs के साथ आपकी मदद से आपके बच्चों को कतरे पिलाएंगे। अपने 5 साल के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं, क्योंकि कोरोना के साथ पोलियो को भी हराना है और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है। और इसी मुनासबत से ये सवाल है, हाफिज़ ताहिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है, जैसे कोरोना की बात भी कर रहे हैं, कोरोना में पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं वाज़ेह कर दूं कि पूरे दुनिया इस्लाम के जो दारुल इफ्ता हैं, उलमा हैं, उन्होंने इन पोलियो के कतरों को बिल्कुल हलाल करार है। इसलिए कोई मज़हब की आड़ लेके या शरीयत की आड़ लेके अगर अपने बच्चों को ये या कोई मना करता है जाहिल आदमी, तो आप बिल्कुल अपने इन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और अगर आप नहीं पिलाते और वो अपाहज हो जाते हैं तो आप इंदल्लाह और इंदन्नास दोनों जगह मुजरिम होंगे। लिहाजा हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। मेहराब व मिंबर से भी इंशाअल्लाह आइंदा जो जुमा आएगा हम इसके ऊपर पूरे मुल्क के उलमा से अपील करते हैं कि वो जुमे में भी इस पे बात करें कि अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जो वैक्सीन है वो पिला के उनको हमेशा के लिए अपाहज होने से बचाएं। जी लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल है कि दुआ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम तो है कि कतरे जो दवाई है असली हो, और दूसरी बात यह है कि नीयत हो काम करने की, सिर्फ फंड लेने की ना हो। और दूसरी इसमें आखिरी बात मैं ये करूँगा कि ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है ना, जहाँ पे पिछली दफ़ा नौसरबाजी भी हुई थी, वो उनके लिए जो ना पिलाए ना, उनकी छितरौल करे सरेआम, तो सब ठीक हो जाएगा। जी आमिर साहब, देखें जी, बड़ी क्लियर बात आपने डिप्टी स्पीकर को सुनाया। होना ये चाहिए कि जैसे बलूचिस्तान KP में जहाँ पे उलमा इकराम का ज़्यादा असर मौजूद है, हुकूमत को चाहिए मौलाना फजलुर रहमान से, बाकी लोगों से बात करें कि ये कोई सियासत नहीं है, वो अपने मेंबर मस्जिद पे आइंदा की मुहिम में, क्योंकि ये तो 5 रोज़ा मुहिम है और जब तक मौलाना खुतबा देंगे ये ख़त्म हो चुकी होगी। तो जो पोलियो वर्कर्स आज इस कोरोना में हिफाजती इंतजाम के बाद अपनी जान को ख़तरे में डाल के आ रहे हैं, एक तो उनकी हिम्मत को सलाम। पूरी गवर्नमेंट जो ये काम अब करने जा रही है बहुत अच्छी बात है, हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए। 6,67,000 बच्चों को ये कतरे पिलाए जाने हैं, सबको हिम्मत बनानी चाहिए। उनकी जो कतरे पिलाने आ रहे हैं और जिन्होंने बच्चों ने पिलवाने हैं, सबको हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो पिलवाएं बच्चों को। बिल्कुल जी फैसल साहब, हम इस दौर में, इस मज़हब दुनिया में, तो हमें इस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहिए कि पोलियो कतरे पिलाने चाहिए नहीं पिलाने चाहिए। हम ये इस बहस में, इस मुल्क में हम ये बहस करते रहते हैं कि पोलियो कतरे पिलाने चाहिए, हलाल है या हराम है। मतलब ये तो एक अजीब व गरीब इस मुल्क के अंदर जो बहस होती है, पूरी कौम की इज्तिमाई जो है वो सोच की भी वो जो है नक्काशी करती है। बहरहाल वो बहुत अजीम लोग हैं जो अपनी जानों को हथेली पे रख के जाते हैं और हमारे आपके बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए जो है वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं। आम आदमी को भी चाहिए कि उनके लिए खड़ा हो, उनके लिए आवाज़ उठाए, और जो लोग उन पर हमलावर करते हैं या जो लोग तहरीक चलाते हैं कि कतरे ना पिलाए जाएँ, उनको जो है वो नाकाम करें। और इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है इस हवाले से। ये पोलियो के कतरे जो है हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया जहाँ पोलियो, पूरी दुनिया ये इस मर्ज को ख़त्म कर चुकी है, इस नाम से ना वाकिफ हो चुकी है। आज हम पोलियो के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं इस मुल्क में। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, ये एक नेशनल कॉज है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आमिर साहब ने बात की, बहुत मुनासिब की है कि KPK में, क्वाटा में और बलूचिस्तान में जो सिलेक्टिव उलमा है जिनको समझते हैं मिले, उनको समझाए, वो फतवा दें लोगों को और लोगों को कन्विंस करें कि कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करना। और ये पेरेंट्स के लिए लाइफ टाइम टॉर्चर और बच्चे के लिए जुल्म है जो पोलियो की वजह फैक्टर हो गया। इस पर गवर्नमेंट और उलमा मिल के इस कैंपेन को सक्सेसफुल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अयाज साहब, देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझनी की है कि जितना छोटा बच्चा उतना कम उसका चांस है इसमें कोरोना में मुब्तला होने का। और दूसरा, वो जो वर्कर्स आ रहे हैं वो बड़ी हिम्मत का काम करते हैं, वो बेचारे बर्फ़ पड़ रही होती, बारिश हो रही होती, इसके बावजूद घरों में आ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनके लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए और किसी प्रोपेगेंडे और फतवे का शिकार ना हो। बिल्कुल जी, प्रोपेगेंडे फतवे का शिकार ना हो। अपने बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह।